इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक में आज जो अपन अनुलाभ हैं, कर योग्य अनुलाभ, उनका किस तरह से मूल्यांकन करते हैं और एक विशिष्ट कर्मचारी के लिए जो कर योग्य अनुलाभ हैं उसमें आज अपन यात्रा अवकाश सहायता या रियायत, लीव ट्रेवल कंसेशन, जो कि एलटीसी के नाम से अपन ज़्यादा जानते हैं, कि यदि किसी कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को अपने घर या भारत में किसी भी स्थान पर भ्रमण के लिए जाने के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश यात्रा सहायता प्रदान की जाती है, तो ऐसी सहायता की राशि एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त है। लेकिन यदि यात्रा रियायत कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति या नौकरी खत्म होने के पश्चात घर या भारत में किसी अन्य स्थान के लिए दी जाती है तो भी कर योग्य है। कर योग्य राशि कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि किसी कर्मचारी को जो नियोक्ता से एलटीसी का अमाउंट मिलता है उसमें से कितना कर मुक्त होगा और कितना कर योग्य होगा, इसका निर्धारण करने के लिए अपन 3 राशियां कैलकुलेट करेंगे और उसमें से सबसे कम जो होगी वो कर मुक्त होगी। यानी आउट ऑफ 3 अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो सबसे कम होगी वो कर योग्य होगी। वो 3 राशियां क्या है कि सबसे पहली यात्रा सहायता की गत वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हुई है नियोक्ता से, यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एलटीसी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। सेकेंड अमाउंट लिखाएंगे एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर, जो कर्मचारी ने यात्रा की है उस पर वास्तव में उसने कितना खर्च किया है, वो दूसरा अमाउंट आ जाएगा। और तीसरा अमाउंट आएगा यात्रा के साधन के अनुसार निर्धारित राशि, जो स्पेसिफाइड अमाउंट है एज पर मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी उसने हवाई से यात्रा की है या सड़क मार्ग से की है, रेलवे से की है, उसके अनुसार राशि निर्धारित की जाएगी। और वो निर्धारित राशि आयकर अधिनियम के अनुसार दी हुई है। एक अलग अलग साधन के अनुसार कितनी राशि किराए के रूप में मान्य होगी, यह मान्य राशि, निर्धारित राशि अपने को देखनी पड़ेगी। तो ये कैसे निर्धारित की गई है? यात्रा के साधन के अनुसार। अगर यात्रा हवाई जहाज़ से की गई है, अगर बाई एयर ट्रेवलिंग हुई है, तो लघुत्तम मार्ग से राष्ट्रीय वाहन का सामान्य श्रेणी का किराया, जितना ये किराया होगा वो निर्धारित राशि हो जाएगी, वो अपन सी अमाउंट में लेंगे। लेकिन यदि यात्रा बाई एयर नहीं की है, लेकिन यदि दोनों स्थान, यानी जहाँ से वो जा रहा है, जहाँ ट्रेवल कर रहा है, अगर ये दोनों स्थान रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं, यानी यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान अगर रेल से जुड़े हुए हैं तथा यात्रा विमान के अलावा किसी अन्य साधन से की गई है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे छोटे मार्ग से, यानी लघुत्तम मार्ग से रेल के वातानुकूल प्रथम श्रेणी का जो किराया होता है, यानी एसी फर्स्ट क्लास का जो किराया होगा, वो निर्धारित राशि होगी। तीसरा क्या है कि यदि दोनों स्थान, यानी यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान पूर्णतः या अंशतः रेल मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं और यात्रा इन दोनों स्थानों के बीच हुई है और वहाँ पर अगर मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध है, तो सबसे छोटे मार्ग से प्रथम श्रेणी या तिलक श्रेणी का किराया निर्धारित राशि होगी। लेकिन यदि मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है, तो सबसे छोटे रास्ते से जो रेल की वातानुकूल प्रथम श्रेणी का किराया यह मानते हुए निर्धारित करेंगे कि यात्रा यदि रेल द्वारा की जाती तो रेल का किराया प्रथम श्रेणी का कितना होता, यह राशि निर्धारित करके और अपन
जो 3 अमाउंट है, एक्चुअल एलटीसी अमाउंट, एक्चुअल ट्रेवलिंग अलाउंस और स्पेसिफाइड अमाउंट, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वह राशि कर मुक्त होगी। तो जितनी राशि एलटीसी की मिलेगी उसमें से कर मुक्त राशि घटा देंगे तो कर योग्य राशि आ जाएगी। तो इस तरह से ये कर मुक्त राशि एलटीसी की कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, कुछ शर्तें और कुछ प्रतिबंध हैं जिनको अपन ध्यान में रखेंगे। पहली शर्त क्या है कि ये जो एलटीसी कर्मचारी को मिलती है इसके लिए 4 वर्षीय खंड बनाए गए हैं, 4 ईयर्स ब्लॉक बनाए गए हैं। जो 4 ईयर के ब्लॉक में 2 बार की जो यात्रा सहायता होती है वो कर मुक्त होती है। अगर 2 बार से ज़्यादा यात्रा सहायता 4 वर्ष के ब्लॉक में ली गई है तो 2 की कर मुक्त होगी और बाकी की पूरी कर योग्य होगी। यानी शेष यात्राएं जो होगी 2 के अलावा वो संपूर्ण सहायता राशि कर योग्य होगी। अभी वर्तमान में जो खंड चल रहा है वो 4 साल का जो खंड है 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक है। तो इस खंड में कर्मचारी को 2 बार की एलटीसी अमाउंट कर मुक्त होगी, 2 बार से यदि ज़्यादा हुआ तो कर योग्य होगी। अब इसमें ये जो 4 ईयर का ब्लॉक में जो 2 बार कर मुक्ति है इसको देते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो अपवाद के रूप में है कि यदि किसी कर्मचारी ने किसी 4 वर्षीय खंड में यात्रा सहायता की छूट का लाभ एक बार भी नहीं उठाया या केवल एक बार उठाया है तो उस दशा में अगले 4 वर्षीय खंड में पहले कैलेंडर वर्ष में प्राप्त की गई एक यात्रा रियायत के संबंध में यह माना जाएगा कि यह पिछले 4 वर्षीय खंड के संबंध में है। अतः नए 4 वर्षीय खंड में इस एक यात्रा सहायता के अलावा 2 बार की यात्रा सहायता की कर मुक्ति और दे सकते हैं। इसका मतलब ये एक अतिरिक्त यात्रा सहायता की कर मुक्ति का प्रावधान पहले कैलेंडर वर्ष में मिलेगा अगर पिछले 4 वर्ष के ब्लॉक में अगर उसने यात्रा सहायता एक बार भी नहीं ली या खाली एक बार ली है तो अपन उसको उस खंड का मानते हुए इस नए खंड में उसको कर मुक्ति दे देंगे और बाकी नए खंड की जो 2 कर मुक्तियाँ हैं वो तो मिलेगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ परिवार के सदस्य क्या हैं, कर्मचारी के जीवन साथी, उनके बच्चे और कर्मचारी के माता पिता, भाई बहन जो पूर्णतः उन पर आश्रित हैं या मुख्यतः उन पर आश्रित हैं। और इसमें एक प्रावधान और ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 1998 के पश्चात इस कर मुक्ति का लाभ उस कर्मचारी के 2 से अधिक बच्चों के लिए नहीं मिलेगा, परंतु यह प्रतिबंध 1 अक्टूबर 98 से पूर्व जन्मे बच्चों पर और जुड़वा बच्चों पर लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। तीसरा, विदेश भ्रमण पर अगर नियोक्ता द्वारा वहन किया गया जो व्यय है वो सदैव पूर्णतः कर योग्य होगा, चाहे करदाता भारतीय नागरिक हो और चाहे विदेशी नागरिक हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन एलटीसी का जो अमाउंट है वो किस तरह से कर योग्य करेंगे, किस तरह से कर मुक्त करेंगे, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर अपन कर योग्य राशि की गणना करेंगे और एलटीसी का अमाउंट कर योग्य करेंगे।